Hello students, now today we will start with the Indian economics development. Indian economic development, you have already done chapter number 1, now we will do chapter number 8. This chapter number 8 first we will do, that is chapter number 8 infrastructure. We will do it from the NCERT. जिसके पास NCERT नहीं है, I'll send the PDF for it. मैं उसकी PDF भेज दूँगी, अदरवाइज़ नेट पे भी इजीली अवेलेबल है, अदरवाइज़ परचेज इट, क्योंकि हम ये जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये NCERT से ही करेंगे. Let's start from page number 140, that is chapter number 8. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? ये सारी बिल्डिंग्स, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ, दिस ऑल इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि इंडिया के किसी स्टेट्स, कोई स्टेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कोई स्टेट जो है वो इतना अच्छे से उन एरियाज़ में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. जैसे कि पंजाब हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है. केरला को तो गॉड बोला जाता है हमारी कंट्री का. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट और हेल्थ केयर बहुत अच्छा है. ठीक है. कर्नाटका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. तो ये सारी चीज़ें हर एक जगह पर, कहीं कहीं जगह पर, हर जगह क्या है, हर स्टेट स्पेशल है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए. तो ये सब कुछ क्यों हो पाया? क्योंकि इन पर्टिकुलर स्टेट्स में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि अगर पंजाब हरियाणा जो है वो ज़्यादा अच्छा है एग्रीकल्चर में, महाराष्ट्र गुजरात जो है इंडस्ट्रियली ज़्यादा अच्छा है, तो ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि उस स्टेट्स में उस एरिया से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. लाइक कैसे? तो सम हैव बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, कहीं इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, कहीं आसपास ही पोर्ट अवेलेबल है. ठीक है. वहीं बेंगलुरु में अगर हम देखें तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे लोगों में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मतलब लोगों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों में बहुत अच्छी है. तो ये सब कुछ पता चला कि ये सब कुछ, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी कंट्री के डेवलप होने में हेल्प करता है. तो वाई सम ऑफ द स्टेट्स आर परफॉर्मिंग वेल इन सम एरियाज़ और इन सर्टेन एरियाज़, तो बिकॉज ऑफ दैट क्यों पर्टिकुलर पंजाब हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चर में अच्छा है, महाराष्ट्र गुजरात जो है वो इंडस्ट्रियली अच्छा है. तो रीज़न इज़ दैट, इसका मेन रीज़न जो है वो यही है कि उस एरिया में, उस स्टेट में, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डेवलप्ड है. नाउ वी विल डू व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ बेसिकली इट प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज. ठीक है. इन द मेन एरियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? सपोर्टिंग सर्विस देता है मेन एरिया में, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में, डोमेस्टिक, फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स, इन सब में वो क्या करता है? एक सपोर्टिंग सर्विस देता है. ठीक है. सपोर्टिंग सर्विस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल रेलवे कोई मेन उसमें हेल्प नहीं कर रहा, पर वो क्या कर रहा है? एक सपोर्ट दे रहा है, हेल्प दे रहा है कि इंडस्ट्रीज से गुड्स जो है वो इधर उधर पहुंच जाएंगे. कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या कर रहा है? डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? तो रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल, गैस पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है. ये सब कुछ, स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ, हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है. और इसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप हो पाती है. ठीक है. सम ऑफ दिस फैसिलिटीज़ हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाइल अदर्स हैव इनडायरेक्ट सपोर्ट बाय बिल्डिंग द सोशल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. कुछ फैसिलिटीज़ तो ऐसी है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जिससे डायरेक्टली जो सर्विस है वो डेवलप हो जाती है, और वो कहीं जो है वो इनडायरेक्टली सोशल सेक्टर को डेवलप करती है. थस हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक और सोशल. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है? तो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं. एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब भी इंक्लूडेड है. लेटर मतलब क्या? इकोनॉमिक एरिया में अगर अपन इकोनॉमिक सेक्टर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक में कौन सा आता है? तो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो इकोनॉमिक में आता है, फॉर्मर कैटेगरी में आता है, मतलब स्टार्टिंग वाले में आता है. इकोनॉमिक में आएगा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन. वहीं सोशल में क्या आएगा? तो सोशल में आएगा एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग. ये सब सोशल
इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। नाउ रिलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेवेंस मतलब आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें हमारी पूरी इंडस्ट्री की वर्किंग डिपेंड करती है। इंडस्ट्रियल सिस्टम अगर अच्छा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम अच्छा होगा तो हम इंडस्ट्रियली भी बहुत डेवलप्ड हो पाएंगे। हमारा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो भी बहुत कुछ डिपेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्यों? क्योंकि अगर हमको सामान स्पीडली पहुंचाना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, किसका, सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र्स का, साथ साथ में हमें मॉडर्न रेलवेज़ भी चाहिए, रोडवेज़ चाहिए, शिपिंग फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, हम उतना ज़्यादा एग्रीकल्चरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर रिसेंट टाइम में देखें तो एग्रीकल्चर जो है अब इंश्योरेंस पे भी डिपेंड करता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं हुआ, ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे, तो इंश्योरेंस भी करवाना है, तो दिस इज़ ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, लोन्स वगैरह लेना पड़ता है। अगर हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, बड़े स्केल पे अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है, विच इन ऑल इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बोथ बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिलाता है। कैसे? एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, और साथ साथ में वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है? क्योंकि वो अब ज़्यादा कमा पाएंगे, तो ज़्यादा कमा पाएंगे तो ऑब्वियस है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है कंट्री का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ता है, साथ साथ में जो पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती है। इनएडिक्वेट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका बहुत इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ के ऊपर। जैसे क्या, अगर वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो इसकी वजह से हो सकता है हम मॉर्बिडिटी हो जाए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी। अगर एक प्रॉपर वाटर सप्लाई हुआ, सैनिटेशन प्रॉपर हुआ तो क्या होगा, मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी, मतलब हमारे इल पड़ने के, हमारे बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। एज वेल एज हमें जो वो वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ है और हमारे डिसीज़ होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, एज वेल एज वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हमारे हेल्थ पे हमारा हेल्थ उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आज तुम्हारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो क्या होगा, आदमी को अटैक आ गया और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है तो आदमी बीच में ही मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो भी हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं मिल पाया कि आप ये गोली ले लो तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा, somehow water, sanitation, health, quality of transport, communication infrastructure, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है अगर हमें प्रॉपर हेल्थ केयर चाहिए तो। एयर पॉल्यूशन एंड सेफ्टी हजार्ड्स कनेक्टेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो अफेक्ट मॉर्बिडिटी इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। फिर वो एरिया जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है वहाँ पर भी एयर पॉल्यूशंस और ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नाउ द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि गवर्नमेंट जो है वो ही हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। बट अब देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली पूरे इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करेगी, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो आज प्राइवेट सेक्टर खुद और जॉइंट पार्टनरशिप विद पब्लिक सेक्टर, मतलब या तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर भी बहुत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत जगह मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। हमारे यहाँ पे अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो देखें तो वो ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आज भी रूरल वुमेन जो है वो क्या कर रही है, फ्यूल्स यूज़ कर रही है। बायोफ्यूल्स मतलब क्या, जो क्रॉप का बच जाता है बाद का उसको जलाकर, काउडंग यूज़ करके, फ्यूल वुड यूज़ करके, फ्यूल वुड मतलब लकड़ी वगैरह जलाकर, इससे वो अपनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है। इससे आग जला रही है और एनर्जी जनरेट कर रही है।
आज भी उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाना पड़ता है फ्यूल कलेक्ट करने, वाटर कलेक्ट करने या फिर और भी कोई बेसिक नीड्स के लिए। 2001 का सेंसस बताता है, ये 2001 है, बहुत पुराना है, अब डाटास बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। इस वजह से अगर इस डाटास को मेंशन करो तो लिख देना क्लियरली सेंसस 2001, कोई भी अगर आंसर में लिखते हो तो। सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग क्या है, तो 56% हाउस होल्ड्स में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, 43% लोग जो है वो अभी तक कैरोसिन यूज़ करते हैं, 90% लोग आज भी बायोफ्यूल्स यूज़ करते हैं कुकिंग में। कब? 2001 की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ये सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग है बुक में। अगर तुम्हारी बुक न्यू होगी तो हो सकता है तुम्हारे पास चेंजेस भी हो, अदरवाइज़ अगर यही डाटा मेंशन करते हो तो क्लियरली सेंसस 2001 मेंशन करना। फिर टैप वाटर जो है कितने लोगों को है, सिर्फ 24% है, सिर्फ 76% लोगों को ही ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो पा रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ तो बाकी सबको तो क्या करना है, सिर्फ 76% लोग हैं वो तो ओपन एरिया से ही अपनी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, जैसे वेल से, टैंक से, पॉन्ड से, ठीक है। और इम्प्रूव्ड सैनिटेशन जो है वो तो सिर्फ 20% लोगों को ही मिल पा रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन है हमारी रूरल एरिया की, जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल रूरल एरिया में रहते हैं। अगर 8.1 की टेबल में देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अदर कंट्रीज से बहुत कम है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो अभी भी इंडिया को बैकअप है, मतलब अभी भी इंडिया को जगना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो टेबल देखोगे तो पता लगेगा कि पहला जो है 34 है, मतलब कि हम लोग साउथ कोरिया 34 है, मतलब अभी भी हम लोग किससे, इंडोनेशिया और चाइना से पीछे हैं। बाकी से आगे हैं पर दैट कंट्रीज़ आर ऑल्सो नॉट डेवलप्ड, तो हमें डेवलप्ड होने के लिए उन सबके बराबर आना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया इन्वेस्ट ओनली 34% ऑफ इट्स GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फार बिलो देन दैट ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया। मतलब चाइना और इंडोनेशिया में तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं GDP का, मतलब बहुत इनकम का बहुत सारा पार्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 34% ही लगाया जाता है, विच इज़ वेरी लेस। तो इट रिक्वायर्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब गवर्नमेंट जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशनल इनकम है वो किस में लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी माना है कि इंडिया जो है वो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड की कुछ डिकेड्स में मतलब कुछ 10 सालों में। फॉर दैट टू हैपन इंडिया विल हैव टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और अगर चाहते हैं हम कि इंडिया जो है वो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। As the income rises, the composition of infrastructure requirements changes significantly। और जैसे जैसे हमारी क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो है वो भी चेंज होती जा रही है। मतलब पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ, अगर हमारी लो इनकम है तो हमें बेसिक चीज़ें चाहिएगी, हाई इनकम है तो हमें और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। For low-income countries, basic infrastructure services like irrigation, transport and power are more important. As economies mature and most of the basic consumption demands are made, the share of agriculture in the economy shrinks and more service-related infrastructure is required. मतलब अगर हमारी इनकम जो है कंट्री की कम है तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज चाहिए, लाइक इरिगेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पावर चाहिए। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी, मतलब अब हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाएंगे, अब हम हाई इनकम कंट्री में आ जाएंगे या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आ जाएंगे, तो हमारा जो है अब डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और पावर से रिलेटेड नहीं बल्कि बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड भी चाहिएगा। जैसे अब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन में भी चाहिएगा, एज इन हाई इनकम कंट्रीज़। Thus, development of infrastructure and economic development go hand in hand. Thus, infrastructure का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलता है। मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे तो आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाएगा, ठीक है। तो क्या पता चला कि जैसे जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी होता जाएगा।
एग्रीकल्चर डिपेंड्स टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन एडिक्वेट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करता है कि अगर हमें एग्रीकल्चर को प्रॉपरली एक्सपैंड करना है तो वी नीड टू डेवलप द इरिगेशन फैसिलिटीज़। वहीं अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो वी नीड टू इम्प्रूव द पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दिस बोथ वी हैव टू इम्प्रूव इफ़ वी वांट टू डेवलप द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या पता चला कि अगर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है तो क्या पता चला हमें कि अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करना है तो हमें पावर और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑब्वियसली प्रॉपर अटेंशन इज़ नॉट पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ लाइकली टू एक्ट एज अ सीवियर कॉन्स्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड ऑब्वियस बात है कि अगर हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया तो इट विल अफेक्ट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, बट इस चैप्टर में हम 2 काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, दैट इज़ एनर्जी एंड हेल्थ। एनर्जी और हेल्थ को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आते हैं एनर्जी। तो वाई डू वी नीड एनर्जी, आखिर एनर्जी की ज़रूरत हमें क्या है, किस किस फॉर्म में एनर्जी जो है अवेलेबल है। तो एनर्जी जो है वो हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ असेंशियल फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इवन अगर हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं लार्ज स्केल पे तो भी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, फार्म इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, फ्यूल से, तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। एनर्जी मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ठीक है। साथ साथ में अगर हमको घर की बात करें तो घर में भी कुकिंग में भी एनर्जी चाहिए हमें, फिर हाउस होल्ड की लाइटिंग हीटिंग में भी हमें एनर्जी चाहिए। तो हमें पता चला कि हम कोई भी चीज़ मतलब हम सोच ही नहीं सकते बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना या कोई भी चीज़ करना, क्योंकि हर चीज़ में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो देयर आर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है कमर्शियल और एक होती है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल सोर्सेज आर कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर बॉट एंड सोल्ड। कमर्शियल सोर्सेज मतलब क्या, जो कि खरीदा बेचा जाता है। कमर्शियल मतलब जो खरीद बेच सकते हैं, नॉन कमर्शियल मतलब विच इज़ यूज ना, मतलब जिनको हम खरीद बेच नहीं सकते। तो कमर्शियल सोर्सेज में क्या आता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बेचा और ख़रीदा जाता है। नॉन कमर्शियल सोर्सेज में क्या आता है, जैसे फायरवुड, वुड कलेक्ट करके उस पर फायरिंग करी और एनर्जी जनरेट किया, एग्रीकल्चर वेस्ट से एनर्जी जनरेट की, या फिर काऊ डंग से एनर्जी जनरेट की। तो दिस इज़ नॉन कमर्शियल सोर्स, इनको कोई बेचा खरीदा नहीं जाता, बल्कि हमको खुद ही अगर ये मिल जाता है तो हम इटसेल्फ ही यूज़ कर लेते हैं। दे आर नॉन कमर्शियल एज दे आर फाउंड इन द नेचर एंड फॉरेस्ट। और इनको नॉन कमर्शियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई बाहर बिकता नहीं है, बल्कि ये हमें नेचर से ही मिल जाता है, हमें फॉरेस्ट से ही मिल जाता है। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टिबल। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरली क्या होती है, एग्जॉस्टिबल होती है, मतलब इफ़ यू आर यूजिंग वन टाइम इट विल गेट एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सेप्ट हाइड्रो पावर। नॉन कमर्शियल सोर्सेज आर जनरली रिन्यूएबल। और जनरली जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज होती हैं वो रिन्यूएबल होती हैं, हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी को एक बार जला लिया, अगर वो ज़्यादा पूरी तरीके से नहीं जली तो हम उसको सेकेंड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पता चला कि नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो है वो जनरली रिन्यूएबल होते हैं, वाइल कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, ख़त्म हो जाती हैं वो एक बार यूज़ करने के बाद। बस हाइड्रो पावर ही ऐसा है जो कि रिन्यूएबल है। कौन सा, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में भी हाइड्रो पावर ही ऐसा है जो रिन्यूएबल है। Now more than 60% of Indian households depend on traditional source of energy for meeting their regular cooking and heating needs। और अराउंड 60% इंडिया के जो हाउस होल्ड्स हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हमारी कुकिंग और उनकी कुकिंग और हीटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए। अब रेस्ट रिमेनिंग वी विल डू टुमारो, ओके। एंड नाउ योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ऑल्सो कमिंग, सो प्रिपेयर फॉर इट प्रॉपरली, ओके।